अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज़ अज़ीज़ और प्रोग्राम है क्रॉस क्वेश्चन बाय रियाज़ अज़ीज़। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब एजाज़ुल हक़ साहब, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर और ताल्लुक़ है आपका मुस्लिम लीग क़ाफ से, यानी क़ायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग से। हम इनसे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बातचीत करते हैं और कुछ माज़ी के औराक़ भी उलटने की कोशिश करेंगे। जनाब एजाज़ुल हक़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला मेट्रो वन टेलीविज़न के लिए। किस तरफ मुल्क के हालात जा रहे हैं इस वक्त आपके ख़्याल में? ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में मेरे ख़्याल में कि जो सिमत अब ली है हालात ने, उसके बारे में कोई भी आप वाज़े तौर पे नहीं कह सकते, क्योंकि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा हुआ है कि हमारी तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो बाहर से बन रही हैं, चाहे वो हमारी ख़ारजा पॉलिसी है, चाहे वो हमारी इक़्तिसादी पॉलिसी है, चाहे वो हमारी दफ़ाई पॉलिसी है, जहाँ तक वॉर अगेंस्ट टेरर के साथ उसका ताल्लुक़ है, वो तमाम की तमाम पॉलिसीज़ बाहर से बन रही हैं। और वो बाहर वाले जब चाहें जो तब्दीली लाना चाहें वो इस मुल्क के अंदर ला सकते हैं। और उनका हमेशा दूर रस प्लान होते हैं कि भाई हमने अगले 5 साल में कहाँ जाना है, अगले 10 साल में कहाँ जाना है, हमारा कौन सा घोड़ा ठीक चल रहा है, हमारा कौन सा घोड़ा जो है आने वाला है। और इस दफ़ा भी आप देखेंगे 2004 से ही इन्होंने ये जो पीपल्स पार्टी का और परवेज़ मुशर्रफ के मामलात तय करवाने शुरू कर दिए थे। और 2006 में मज़ीद शिद्दत आ गई जब के खुफिया टेलीफोन कॉलें मोहतरमा की और परवेज़ मुशर्रफ की शुरू हो गई, और जिसके अंदर कॉन्डोलीसा राइस और बाउचर और ये दूसरे तीसरे लोग जो थे गारंटर के तौर पे जो थे। और उसके बाद अब तो हालात उससे भी ज़्यादा परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत तक तो मैं समझता हूँ कि कुछ थोड़े बहुत इतनी मुदाखलत नहीं थी, यानी जितनी कि बाद में तो वॉइस रॉयस अपॉइंट होने शुरू हो गए। हॉलब्रुक पाकिस्तान का एक वॉइस रॉय है। बरतानिया ने मार्क लाइल ग्रांट को, जो पहले यहाँ पे उनके सफ़ीर होते थे, इसी तरह कोई तकरीबन 17 ममालिक हैं। अब तो कौम मुत्तहिदा ने भी स्पेशल एनवॉय अपना बना दिया इसके पाकिस्तान के लिए। और जब ये आते हैं तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें देखते हैं कि हमारे सदूर जो हैं और वज़ीर-ए-आज़म जो हैं और हमारे आर्मी चीफ भी सारी मीटिंगें करने के बाद आखिरी मीटिंग तो उनकी होती है आर्मी चीफ के साथ। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ के दौर की आप बात कर रही हैं, फरमाइए कि यूर पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट, आप वज़ीर भी थे उनके दौर हुकूमत में। उस वक्त क्या जो इतराज़ात इस वक्त आप रेज़ कर रहे हैं, उस वक्त आप नहीं उठा रहे थे या उठा तो सकते देखें, थे? ऐसे कोई इतराज़ात थे नहीं। जब एक इतराज़ सबसे बड़ा था कि भाई आपने क्यों घुटने टेक दिए अमेरिका के आगे, वो उस वक्त तो ना इलेक्शंस हुए थे, ना हुकूमत बनी थी, एक फ़ौजी हुकूमत थी उस वक्त। और घुटने टेकने का भी आप इस तरह से उन्हें नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरा रुख तो आपने देखा नहीं। दूसरा रुख तो तब हम देखते कि अगर परवेज़ मुशर्रफ कहते हैं कि भाई जाओ जो करना है मेरा कर लो, फिर हम देखते हैं कि हमारा तोरा बोरा बनता है कि नहीं बनता, या हमारे साथ क्या सलूक किया जाता है। अब तो उन्होंने ये कह दिया था। फिर जब से इलेक्शन हुए हैं उसके बाद ये जब ड्रोन हमले शुरू हुए और जब दीगर मामला शुरू हुए, ये तकरीबन 2007 के बीच में शुरू हुए जाके। और 2007 में इतनी हमाकतें की जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कि जिसका अब भुगत रहे हैं हम लोग। अच्छा, 2007 से पहले के परवेज़ मुशर्रफ के आप साथ हैं, सपोर्ट करते हैं उनको? नहीं, मैं उनकी किसी पॉलिसी? भी बात ये कि मैं तो एक इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़के आया था। मैं उस किंग पार्टी के साथ नहीं था जिसको बादशाह घर कहा करते थे, वो काफ लीग जो थी। मैं इलेक्शन लड़ा 2002 में अपनी पार्टी बना के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया-उल-हक शहीद बना के। और उसकी भी ये वजह थी कि ISI की बहुत ज़्यादा मुदाखलत हो गई थी इसको रन करने के लिए PMLQ को। यानी ये पार्टी इस्लामाबाद के हेडकोार्टर से नहीं चलती थी, ISI के हेडकोार्टर से चलती थी। और इसके जब इलेक्शन होने लगे तो मैं इलेक्शन में खड़ा होने चाहा मैंने, और परवेज़ मुशर्रफ से मेरी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, अगर आप खड़ा होना चाहते हैं आप खड़े हों। लेकिन चौधरी साहिबान ने और ISI ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि मियां अज़हर को जो है वो सदर बनाना है, और उस पर हमारी तलखी हो गई। तो मैं पार्टी को छोड़ दिया इलेक्शन से 2 दिन पहले। हाई कोर्ट में जाके पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ये हुआ कि किसी जमात को हाई कोर्ट से उसका सिंबल मिला, यानी हुकूमत रोक रही थी हमें ये ना जा सकें।
उसके बाद 2002 तो ये जो आप के इलेक्शन के बाद, ये जो आप मिनिस्टर मैं बता रहा हूँ आपको, 2000 लीग के ही आप प्लेटफॉर्म से मैं फिर मर्जर हुआ आपको भी बताता हूँ ना, मर्जर हुआ 2002 से लेके 2004 तक, यानी 2 साल जब इलेक्शंस के बाद हुकूमत चल रही थी, जब जमाली साहब वज़ीर आज़म बने, जमाली साहब को मैंने वोट दिया, एज एन इंडिपेंडेंट वोट दिया। यानी हमने 4 का ग्रुप बनाया था, मैं, हामिद नासिर चट्टा, इमरान खान और तारुल कादरी साहब, और हमने सोचा था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। हमारी 6 सीटें थी टोटल, जिसमें से 3 हामिद नासिर चट्टा साहब की थी, एक हमारी थी। उन 6 सीटों पे हम असेंबली में बड़े खुश बैठे हुए थे। जब जमाली साहब का इलेक्शन हुआ तो मैंने, तारुल कादरी साहब ने और हामिद नासिर चट्टा ने सोचा कि हमें, जमाली एक अच्छा आदमी है, मेरे वालिद के साथ उनके ताल्लुकात थे, उनको वोट देना चाहिए। इमरान खान ने नहीं माने, क्योंकि इमरान खान चौधरियों के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने कहा कि मैं इनको वोट नहीं दे सकता, यानी कि नवाज शरीफ को भी नहीं दूंगा, कि वो भी करप्ट था, और चौधरियों को नहीं दूंगा, ये भी करप्ट थे। तो इमरान खान अलग हो गए, हमने वोट दिया। तो आखिरी मेरा वोट था 171वां, यानी 172 वोट चाहिए थे, आखिरी मेरा वोट था, जो कि डरा तो जमाली साहब बने वज़ीर आज़म। फिर हमने ये कोशिश की कि मुस्लिम लीगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए, नून लीग समेत, और फिर पीर पगाड़ा से मुलाकातें, और चौधरियों से, वट्टू साहब से, हामिद नासिर चट्टा से, मेरी जमात थी, हम सब ने इन 5 पार्टियों को इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया। और उसके बहुत अरसे के बाद ये जमाली साहब ने सोचा कि वजारत मजहबी अमूर, क्योंकि मेरे वालिद का एक बैकग्राउंड था इस्लाम के हवाले से, दीन के हवाले से उनके ताल्लुकात थे, और इस वक्त ये हालात थे मुल्क के कि पाकिस्तान के मदारिस के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के हमारे दीन के ख़िलाफ़ एक बहुत ही ख़राब परसेप्शन मगरब में क्रिएट हो गया था। और इस चीज़ की ज़रूरत थी कि इस गैप को ब्रिज किया जाए, कि कोई ऐसी शख्सियत हो जो कि उलमा इकराम भी रिस्पेक्ट करते हों, और बाहर के लोगों को भी समझा सके कि भाई हमारा मामला जो है, दीन हमारा मोहब्बत का, अख़ुवत का दीन है, प्यार का दीन है। तो वो फिर मुझे जमाली साहब ने कहा कि भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, और फिर परवेज़ मुशर्रफ ने ये फ़ैसला तो जमाली साहब के कहने पर फिर किया, और फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई। बाद में जब फ़ैसला हो गया तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये चैलेंज है बहुत बड़ा, तो मैं 2000 ओके, ये फरमा दीजिए आप कि ISI की मुदाखलत की अभी आपने बात की कि ISI की मुदाखलत बहुत ज़्यादा काफ लीग में हो गई थी, कौन मुदाखलत करता था और क्या क्या शराइत थी उनकी? नहीं, शराइत जब इलेक्शन लड़ा, उन्होंने नहीं लड़ने दिया पार्टी का इलेक्शन। उस वक्त जनरल एहतशाम थे जो इंचार्ज थे ISI के इंटरनल विंग के, वो मतलब एक किस्म की उनकी डिक्टेशन चलती थी पार्टी में। मुझे उन्होंने कहा जी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आपको तैयारी सारी हो गई है, लेकिन आपने सुबह इलेक्शन लड़ना नहीं है। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन नहीं लड़ना। बहरहाल इसमें कुछ चौधरी साहबान की अपनी ख्वाहिश भी थी कि वो नहीं चाहते थे कि कोई मजबूत शख्सियत आए, उनका ख्याल था मियाँ अदर ज़रा कमज़ोर होंगे, उनको हम हावी आ जाएंगे, ये एजाजुल हक आएंगे, इनकी थोड़ी से 4 वोट अपने भी हैं, लोग भी इनको जानते हैं। तो असल में बैकग्राउंड में चौधरी साहबान थे जो ये सब कुछ करवा रहे थे ISI। ओके, ISI की जो भी मुदाखलत है, जो भी इस वक्त पॉलिटिकल विंग है ISI का काम कर रहा है, पॉलिटिकल विंग को सबसे ज़्यादा तक़वियत जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मिली, ये कहा जाता है। क्या कहते हैं आप? ये गलत है। पॉलिटिकल विंग कायम ही भुट्टो साहब ने किया था, लेकिन तक़वियत सबसे ज़्यादा उरूज उस वक्त ज़रूरत ही नहीं थी ना। उस वक्त तक़वियत इसलिए नहीं कि उस वक्त ज़रूरत ही नहीं, पार्टी बेस्ड इलेक्शन ही नहीं थे। ये तो जब जमातें बनती हैं तो जिस जमात की आपने साथ देना है। जनरल ज़ियाउल हक ने तो इलेक्शन करवाया नॉन पार्टी बेस्ड। ओके, नून लीग किसने बनवाई? नवाज लीग वो तो ये तो 88 के बाद बनी। सब किसने बनवाई? 88 के बाद IGI बनी। ISI अब समझते हैं उसके पीछे नून लीग नहीं बनवाई, IGI बनवाई। IGI तो इत्तेहाद था ना, फिर उसके साथ एक पार्टी नून लीग थी। नवाज शरीफ की पार्टी किसी ISI नहीं बनवाई। नवाज शरीफ की पार्टी जो है वो कुदरती तौर पे बन गई थी। एक जुनेजो लीग थी, वो जब टूटी तो उसमें से नवाज शरीफ एक वज़ीर आला थे पंजाब के और ख्वाहिश रखते थे कि मैं पार्टी को लीड करूं, तो उन्होंने उसको तोड़ा। उसमें ISI का कोई किरदार नहीं था। ISI का किरदार बाद में आया। नवाज शरीफ साहब को बनाने में आपके वालिद जनरल ज़ियाउल हक का एक किरदार है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल 100% किरदार है। नवाज शरीफ को कोई जानता नहीं था, तहरीके इस्तिक़लाल में रहते थे। जुवैद हाशमी साहब उनके लीडर होते थे, मतलब इस किस्म के उनकी सियासत थी, बैकग्राउंड था उनका। और फिर जनरल साहब के ज़माने में कुछ वो जनरल जिलानी के करीब थे, कुछ उनके वालिद ने मेरे वालिद से रिक्वेस्ट की थी। असल में जनरल ज़ियाउल हक ने उनके वालिद को अप्रोच किया था, अप्रोच नहीं किया था, ओब्लाइज भी नहीं किया था। उनके वालिद से रिक्वेस्ट की थी कि वो आ जाएं शूरा के। अच्छा,
ये उस वक्त की बात है जब इत्तेफाक फाउंड्री जो है वो नेशनलाइज हो चुकी थी और इनका घर जो है वो गिरवी रख दिया गया था, मॉल टाउन वाला एक घर जो था, और फैमिली जो है वो शहबाज शरीफ और इनके वाले सब शिफ्ट हो गए थे दुबई में। तो 1978 में उनकी मुलाकात हुई थी जनरल ज़िया-उल हक के साथ, शेख राशिद के कहने पे। उन्होंने कहा एक पाकिस्तानी यहाँ आए हुए हैं जो कि स्टील मिल लगा रहे हैं यहाँ पर, जो चली नहीं बाद में, और मेरे ख्याल में कर्जे भी वापस नहीं कर सके और चली भी नहीं। तो वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी जनरल साहब से, तो उन्होंने उन्हें दावत दी थी पाकिस्तान आने के लिए। फिर वापस बुलाकर उनकी पहली इंडस्ट्री जो डी नेशनलाइज हुई, ये भी ज़िया-उल हक साहब का काम था कि डी प्राइवेटाइजेशन और डी नेशनलाइजेशन जो उन्होंने शुरू की, उसमें फिर उन्होंने मियाँ शरीफ साहब को कहा कि आप आएँ शूरा में शामिल। उन्होंने कहा मैं तो नहीं, मेरा एक बेटा है जो बिज़नेस की तरफ भी तवज्जो नहीं है जिसकी, और शौक़ रखता है सियासत का भी, तो उसको आप किसी तरह से इंडक्ट कर दें। तो फिर ये जनरल जिलानी ज़िया-उल हक साहब के कहने पे उन्हें पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर लिया, और फिर आगे आगे आपको सब मालूम है क्या हुआ उसमें। तो उसके बाद जब आप नवाज़ शरीफ के अंडर में, यानी उनकी सरबराही में, उनकी पार्टी में काम करते रहे, उस वक्त आपको ये महसूस होता था कि सरबराह आपको होना चाहिए उनकी जमात? नहीं, मैं कभी महसूस किया नहीं, कि मैंने कभी इस चीज़ की ख्वाहिश की नहीं। अगर मैं करना चाहता तो 88 के बाद, जनाजे के बाद, जनरल ज़िया-उल हक के जनाजे के बाद, जब एक नए ज़िया-उल हक ने जन्म लिया था, जो एक सियासी ज़िया-उल हक था, जिसकी एक क़ुव्वत थी, सियासी एक ताकत थी, जिस पे अपना IGI ने अपना टोटल इन्हिसार किया, जिसके कंधों पे नवाज़ शरीफ पर चढ़ गए। उन्होंने हमें आगे कहा था। नवाज़ शरीफ ने जनरल फजल हक को लेकर आए थे, नवाब सादिक हुसैन कुरैशी नहीं, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के वालिद हैं, जो गवर्नर होते हैं, उनको लेकर आए थे, और मेरी वालदा को कहा जी आप आ जाएँ, पार्टी लीड करें, वरना पीपल्स पार्टी आ जाएगी, वरना एजाज़ुल हक भाई को कहें ये आगे आएँ। लेकिन हमने बहैसियत फैमिली कहा यार हमारी कमिटमेंट नहीं है, हम पाकिस्तान में रहे नहीं 11 साल, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना बैकग्राउंड है, ना हमारे वालिद ने कभी हमें सामने आने दिया था। तो हमने सब ने कहा कि आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और हमें ये तो नहीं मालूम था कि बाद में वो सब कुछ हासिल करने के बाद शायद इतना कहने से जी कि जैसे कल इनके किसी तर्जुमान ने कहा जी कि 1990 पता नहीं कौन से सन में, 2006 में शायद, कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ तो हमने कौम से माफ़ी मांग ली। कौम से ऐसे थोड़ी माफ़ियाँ मांगी जाती हैं कि आप कत्ल करके माफ़ी मांग लें, इसका मतलब आप फांसी पे नहीं चढ़ेंगे। तो इस चीज़ को तो ओन करना चाहिए, जिस चीज़ को आपकी जो विरासत है, जो विरसे में मिली आपको, उसे ओन करना चाहिए आप। ठीक नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है एजाज़ुल हक साहब से। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं और इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब एजाज़ुल हक साहब, और बात हो रही है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। एजाज़ुल हक साहब, ये फरमा दीजिए, आपके ISI के हवाले से बात हो रही थी, ISI का पॉलिटिकल जो किरदार है उसके ताल्लुक से आपकी राय क्या है? ये होना चाहिए, ये ख़त्म हो जाना चाहिए, ये महदूद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखें, ये जितने वज़ीर आज़म आए हैं इस मुल्क के अंदर, उन्होंने ख़ुद ISI को बनाया, बेनज़ीर आई। उन्होंने जनाब एक नई उनको सूझी कि पहली मरतबा उन्होंने कहा मैं एक रिटायर्ड जर्नल को ला के लगाऊंगी। उन्होंने जनरल कल्लू को, जो रिटायर हो चुके थे फ़ौज से, ला के लगा दिया। फिर नवाज़ शरीफ साहब आए, उनको ख्वाहिश आई कि मैं अपना ISI का चीफ लगाऊं। उन्होंने 2 लगाए, एक जनरल जावेद नासिर को लगाया, एक जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को लगाया, जिनको बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते थे। तो ये सारे जितने सियासतदान इस मुल्क के अंदर गुजरे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो काफ लीग है, इन सब ने किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ISI को इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो ये तो हम पे सियासतदानों पे डिपेंड करते हैं ना। अच्छा, अब इस वक्त मुल्क में जो सियासी फ़ैसले होते हैं, उसमें बड़े सियासी फ़ैसले, उसमें ISI का क्या किरदार होता है? नहीं, अभी ISI का कोई किरदार नहीं है मेरे ख्याल में। अभी थोड़ी देर पहले काफ लीग के हवाले से आपने कहा कि वहाँ पे उनका प्रेशर था, दबाव आ रहा था ना। अब ये जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद और कुछ अरसे के बाद तक रहा होगा इन्फ्लुएंस, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो हुकूमत बनवाई है पीपल्स पार्टी की, वो जनरल मुशर्रफ ने एजेंसियों के ज़रिए बनवाई, और हमें पार्टी पे काफ लीग पे जोर डाला गया था। एजेंसियों से मुराद फिर अगेन ISI और कौन MI होगी, ISI होगी, IBI होगी, उनके कौन सा महरूम मिन्नत था, कौन उनके साथ था, मुझे नहीं मालूम उस वक्त।
लेकिन इतना मुझे मालूम है कि 19 सीटें वाली काफ लीग को पीछे करके और 6 सीटों वाली पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे दी। ठीक। ज़िया-उल हक साहब ने बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, ये इल्ज़ाम एक लगाया जाता है ज़िया-उल हक साहब पर, इस सिलसिले में क्या कहते हैं? किस तरह रास्ता रोकने के लिए? बेनज़ीर भुट्टो को कोशिश की कि वो वज़ीर आज़म ना बन सके या जो कि मुल्क ना आ सके, तो अपने दौर में उन्होंने एक कोशिश की, कहा जाता है, एक इल्ज़ाम है। 1986 में ज़िया-उल हक की मर्ज़ी ना होती तो बेनज़ीर पाकिस्तान किस तरह आती? जो सबसे बड़ा जलसा उसने ज़िंदगी में कभी किया होगा वो लाहौर में हुआ 1986 में, जब ज़िया-उल हक सदर पाकिस्तान भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। अगर चाहते तो वो कभी भी ना आती। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कहीं ऐसी कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश की। अच्छा, अगवान पॉलिसी जो सदर ज़िया-उल हक की थी, मरहूम सदर ज़िया-उल हक की, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उसके ताल्लुक़ से ये कहा जाता है, अपोजिशन के लोग ये कहते हैं आपके, कि उस पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान में हीरोइन वहाँ से आई, पाकिस्तान में क्लैशनकोफ वहाँ से आई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी वहाँ से आई। क्या कहते हैं आप इस सिलसिले में? एक ये रवायत बनी हुई है ना झूठ बोलने की, और अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। क्लैशनकोफ कहाँ से आई? 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जब बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी थी, सारा असला बाहर से पहली दफ़ा आना शुरू हुआ। जितनी फ़ौज आज हमारी लगी हुई है फाटा में और सवात में, अगर फ़ौज की तादाद उस ज़माने की देखी जाए तो उससे ज़्यादा फ़ौज लगी हुई थी वहाँ बलूचिस्तान में। सारा असला बाहर से आ रहा था। ये मरी और ये मेंगल सारे मुल्क से बाहर बैठे हुए थे। ज़िया-उल हक साहब आए तो वो इंसर्जेंसी ख़त्म हुई। फिर किस जमात ने सबसे पहले दहशतगर्दी तंजीम बनाई? आप बताएं। नहीं, वो तो आप ही बताएंगे ना। आपने सवाल पूछा तो मैं पूछ रहा हूँ, आपको नहीं मालूम? मैं तो उस तारीख के बाब से वाकिफ नहीं। आप फरमाइए ना कि आपने किस पे इल्ज़ाम लगाया था। वो तो उसको डिनाइल देते हैं। वो कौन? वो कहते हैं ऐसी कोई तंजीम ही नहीं थी। अल-जुल्फ़िकार का कौन सी तंजीम थी? अल-जुल्फ़िकार जहाज़, यही तो कह रहा हूँ, वो लोग तो डिनाइल देते हैं। मैंने जहाज़ अगवा किया था पाकिस्तान का, मतलब ये तारीख का हिस्सा है। अल-जुल्फ़िकार तंजीम बनाई, उन्होंने क्लैशनकोफ़ें लाए, उन्होंने बंदों को ट्रेन किया, उन्होंने KGB के साथ, रॉ के साथ, मुसाद के साथ, हर पाकिस्तानी दुश्मन के साथ उन्होंने हाथ मिलाए। हिंदुस्तान में उनकी ट्रेनिंग होती थी, सीरिया में उनकी ट्रेनिंग होती थी, अफ़गानिस्तान में उनकी ट्रेनिंग होती थी। जहाज़ को अगवा किया, पाकिस्तान के अगवा करके काबुल में उतारा। रहीम को, तारिक रहीम को उन्होंने शहीद किया, उसको मरवाया जो उसके बाप का ADC था पहले। उसके बाद चौधरी ज़हूर लाई का कत्ल करवाया, शहीद करवाया। किस तरह करवाया? क्लैशनकोफ कल्चर से करवाया ना। तो क्लैशनकोफ की तो बुनियाद उन्होंने रखी थी। अफगान जहाज से तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्लैशनकोफ हीरोइन का कोई ताल्लुक नहीं है। आप बताएं कि 1988 में पाकिस्तान के अंदर ज़िया-उल हक जब शहीद हुए कितनी क्लैशनकोफें थी और आज कितनी हैं? कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं? उस ज़माने में तो क्लैशनकोफ पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई थी ना। मैं कह रहा हूँ अगर आपने जब कोई चीज़ आती है तो इंट्रोड्यूस होती है ना पहली दफ़ा, उसके बाद वो उसके तादाद में इजाफा होता चला जाता है। 1974 में, 1973 में जब बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी थी, रॉ ने वहाँ भिजवाई क्लैशनकोफ, वहाँ उन्होंने भिजवाए मिसाइल तक। तो ये अल-जुल्फ़िकार वाले लेकर आए जो ज़िया-उल हक शहीद के जहाज़ पे मिसाइल मारा उन्होंने, और वो मिस कर गया। वो आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी, फिर दहशतगर्दों को जिन्हें पकड़ा हुआ था, सारे दहशतगर्दों को बेनज़ीर की पहली हुकूमत आई, सबको जेल से रहा करते। आप इस दहशतगर्दी का पूरा इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे लगा रहे हैं, वो जिम्मेदार है। दहशत वही पहली पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की मेरे ख्याल में पहली डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसका एक टेररिस्ट विंग था। टेररिस्ट विंग था, यानी ये दहशतगर्दी आप कहते हैं कि इंट्रोड्यूस कराई जनाब पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, दूसरा हीरोइन के हवाले से आप ये कहते हैं कि हीरोइन भी ऑलरेडी, तो मेरी जान आज भी आ रही है। नहीं, हीरोइन तो तालिबान का वाहिद ज़माना था अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, वाहिद ज़माना था तालिबान की हुकूमत का, जब अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए ये रिपोर्ट आई कि ज़ीरो पॉपी कल्टिवेशन होगी। चलें, ठीक है। हीरोइन तो अयूब खान के ज़माने में भी वहाँ लगती थी, हीरोइन वहाँ लियाकत अली खान के ज़माने में भी लगती थी, जब इंडिया था तब भी लगती थी। तो हीरोइन का वहाँ से आने का क्या ताल्लुक है? ये तो आप अपना मुल्क को खुद ठीक करें आप। ठीक है, ये फरमाइए कि ओजड़ी कैंप के वाक़यात के हक़ाइक़ क्या हैं? ओजड़ी कैंप का वाक़या का मुझे पता नहीं, इसकी रिपोर्ट थी, इंक्वायरी हुई थी, उस रिपोर्ट को मंजर आम पे लाना चाहिए, ये सामने आ जाए। कहा यह जाता है कि ये जानबूझ के कुछ पैसों का लेना देना था उसको छुपाने के लिए। तो आप बहुत कुछ कह सकते हैं। जब एक रिपोर्ट हुई थी, एक इंक्वायरी हुई थी, उसको सामने लेकर आए कौम को। ठीक है, अब आप ये बता दीजिए कि जो पोजीशन आपकी पॉलिटिकल है
उसमें आप अब अपने आप को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? आप मज़ीद आगे बढ़ेंगे या आप ये मुस्लिम लीग ज़िया-उल हक बनाई है आपने, इसी को एक्सपेंड करेंगे? क्या ये प्लान तो है? अभी देखेंगे, अभी वक्त आने पे देखेंगे। हमारा अपना एक किरदार है पाकिस्तान के अंदर, हक़ाइक़ को सामने लाने का। इक़्तिदार हमने बड़े करीब से 11 साल देखा। ज़िया-उल हक साहब से बड़ा इक़्तिदार तो पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दिया। ठीक। चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, सदर पाकिस्तान भी थे, कोई वज़ीर आज़म भी नहीं था। तो हमने तो उस ज़माने बड़ा हमली अपने आप को बस तरीके से इस मुल्क में रहे। कोई अल्हम्दुलिल्लाह ना हम पे इल्ज़ाम है, ना ज़िया-उल हक साहब पे इल्ज़ाम है। अच्छा, आप तो जमहूरियत के हक़ में हैं या बिल्कुल आप जमहूरियत आमरीत के हक़ में? आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? जमहूरियत के हक़ में है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ जो हैं, जो आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी हुई हैं, इनके हक़ में नहीं हूँ मैं। अपने वालिद के 11 साला दौर को आप किस दौर का नाम देते हैं? जमहूरी पाकिस्तान दौर का था? सबसे सुनहरी दौर था, 11 साला दौर। जमहूरी दौर हुकूमत था? जमहूरी तो नहीं था, जमहूरी किस तरह कह सकते हैं आप उसको, लेकिन बेहतरीन दौर था। तो उसके बावजूद भी आप फिर जमहूरियत को क्यों सपोर्ट करते हैं? डेवलपमेंट के हाल आप हिसाब से देख लें, पाकिस्तान की 7% GDP ग्रोथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई 11 साल में। महंगाई के हिसाब से देख लें, बेरोज़गारी के हिसाब से देख लें, अमन व अमान के हवाले से देख लें कि एक सुपर पावर के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और यहाँ पर गलंडी कोतल में बैठे लोगों को नहीं पता था। Then why are you in favor of democratic system when your father, मैं खुद जब आप जमहूरी खुद तरीके से उसको लड़कर आया। एग्जाम्पलरी तौर पे पेश कर रहे हैं? मेरे देखें, मेरे तो अपने आइडियाज़ है ना। मैं तो समझता हूँ ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में नहीं चल सकता, मेरा अपना ख्याल है। मैंने दिया है, मैं तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे चल रहा है इस वक्त, जो चल रहा है और जो माजी में भी चलता आया, मेजॉरिटी हमारा जो है। ठीक है। दूसरा मैं समझता हूँ कि चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, क्योंकि एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कम से कम एक इंस्टीट्यूशन को जवाबदेह होता है। एक जो सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ले लें, नवाज शरीफ को ले लें, 2 तिहाई अक्सरियत थी जब उसके पास, कि 2-2 सेकंड में बुलडोज़ करते थे, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि उस पर चेक कोई नहीं होता। ठीक। तो मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ 58(2)B भी होनी चाहिए मौजूदा सूरत हाल में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का चेक है उसके ऊपर, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि 17th अमेंडमेंट में 58(2)B ख़त्म न की जाए? इस तरह रहे, मतलब जिस तरह भी अगर है। 18th अमेंडमेंट आती है तो उसमें वो मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आप आर्टिकल 6 को तो रखेंगे बीच में, लेकिन 58(2)B को नहीं रखेंगे तो आगे चलकर मज़ीद ख़तरात पैदा होंगे। जैसे मियाँ गुल औरंगज़ेब जो वाली सवात थे, उन्होंने भुट्टो ने बुलाकर उनको बड़े ज़ोर से मेज़ पे हाथ मारा था जब आर्टिकल 6 लगाया, और ये उस वक्त कहते हैं कि मैं फ़ौज में था या फ़ौजी था पहले, तो उसने मेज़ पे हाथ मार के कहा कि मियाँ गुल, ये मैं 6ठी तरमीम ले आया हूँ, अब किसी फ़ौजी की ज़रूरत होगी कि वो आइंदा मार्शल लॉ लगाए। तो मियाँ गुल कहता है कि मैंने हंस के भुट्टो साहब को कहा कि आपने आने का रास्ता तो नहीं रोका 6ठी तरमीम से, आपने फ़ौज के जाने का रास्ता रोक दिया। यानी अब उनको जाने के लिए ताख़ीर लगेगी। वो चाहेंगे कि इस 6ठी तरमीम की वजह से जो उनको सज़ा मिलनी है उसको जब तक इंडिमिनिटी ना दें या दिलवा ना दें, वो जाएंगे नहीं। अब तो यही हुआ कि जो मार्शल लॉ आया, जैसे ज़िया-उल हक साहब का मार्शल लॉ आया 11 साल रहा, परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया 8 साल रहा। अब आइंदा के लिए जो हालात हैं वो आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरफ को जा रहे हैं। आप परवेज़ मुशर्रफ के दौर को मार्शल लॉ का दौर समझते हैं? हाँ, टोटली। तो यू वर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड यू वर मिनिस्टर इन दैट गवर्नमेंट? इट वाज अ ट्रांजिशन गवर्नमेंट, दैट वाज अ ट्रांजिशन पीरियड। एवरी मार्शल लॉ हैज़ अ ट्रांजिशन पीरियड। पहले वो पूरा मार्शल लॉ रहता है, जैसे ज़िया-उल हक साहब का 85 तक रहा, 85 से 88 एक ट्रांजिशन आया जिसमें नॉन पार्टी इलेक्शंस हुए, बाद में पार्टी बन गए। इस तरह मुशर्रफ का 99 से लेके अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने वाहिद शख्स वाहिद को इजाज़त दे दी कि ना सिर्फ तुम 3 साल रहो, बल्कि जो तरमीम भी चाहो वो भी करो। अच्छा, ये बताइए कि फ़ौज की जो इक़्तिदार पर गिरफ्त है किसी न किसी शक्ल में, उसके आप फेवर में हैं कि आपकी मुखालफत करते हो? फ़ौज की गिरफ्त अगर आप गुड गवर्नेंस देंगे, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करेंगे, ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे, चोरी चुकारी नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, फ़ौज कभी सवाल ही नहीं पैदा आए। आप खुद दावत देते हैं फ़ौज को। आज कितने सियासतदान हैं पाकिस्तान के, मुझे बताएं, टॉप की लीडरशिप जिसका पाकिस्तान में कुछ स्टेक पे, इनके घर बाहर हैं, इनके मकानात बाहर हैं, इनके मालात बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं, इनका पैसा बाहर है, इनके बच्चे बाहर हैं। पाकिस्तान में इनका क्या यहाँ लेने के लिए आते? यहाँ तो आते हैं अपने अपने फार्मों में बैठ के गरीब अवाम का मजाक उड़ाते देखने के लिए, लाइनें लगाने के लिए। यहाँ जो भुट्टो साहब के ज़माने में शुरू हुई थी ये कार्ड सिस्टम, और अब तक चल रहा है कि एक ट्रक खड़ा होता है तो 1000 आदमी होता है और हमारी माओ बहनों को स्वाय डंडे लगने के और कुछ होता नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1947 से लेकर आज तक 11 साल ज़िया-उल हक का भी दौर है,
एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाओ चीफ जस्टिस के सरबराही में, जिसने कर्जे लिए और माफ़ करवाएं उनकी जायदादें कुर्क की जाएँ। जिन्होंने पाकिस्तान में टैक्स नहीं दिया और उनकी जायदादें और अकाउंट बाहर हैं, उन सब को या तो उनकी जायदादें वापस ला के बेच के पाकिस्तान के ख़जाने में पैसा डाले जाए, या इन पे अब्डो लगाया जाए कि ये आइंदा कभी सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। तब हमारा सियासी माहौल जाके ठीक होगा, वरना नहीं हो सकता। अच्छा, आपने ज़िया-उल-हक साहब के दौर को मिसाली दौर और पाकिस्तान का सुनहरी दौर करार दिया। ये फरमाइए आपके जुनेजो साहब को फारिग कर दिया गया। ये कहा जाता है कि जुनेजो साहब तो शरीफ तरीन आदमी थे, बिल्कुल थे, लेकिन उनको फारिग कर दिया गया, आपके वालिद साहब ने फारिग किया। आप इस अमल को सही समझते हैं? नहीं, उन्होंने खुद बाद में रियलाइज़ किया था कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ गलतफहमियाँ पैदा हो गई थी, कुछ जिनीवा अकॉर्ड की वजह से, कुछ अफगानिस्तान में हुकूमत मुजाहिदीन की बनाने की वजह से कुछ सीरियस डिफरेंसेस हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने किया। बाद में खुद रियलाइज़ किया था कि मेरे से ठीक नहीं हुआ। जुनैद साहब की उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट की और मेरे और जुनैद साहब के उनकी मौत तक बड़े अच्छे करीबी ताल्लुकात रहे। अच्छा, ये फरमा दीजिए, आप अभी हमारी एजेंसियों के हवाले से बात हो रही थी और फ़ौज के हवाले से भी आपने बात की। ज़ाहिर है कि पैरामीटर्स आप कह रहे हैं कि अगर मामला सही कर लिया जाए तो फ़ौज मुदाखलत नहीं करेगी, इक़्तिदार में कभी नहीं आने की कोशिश करेगी। ये फरमा दीजिए, आपके इक़्तिदार के ऐवानों में फ़ौज ज़्यादा ताकतवर है या खुफिया एजेंसियाँ ज़्यादा ताकतवर? देखिए, खुफिया एजेंसी है कोई नहीं। आप हुकूमत कहें ताकतवर है कि फ़ौज ताकतवर है, IB जो है वो है हुकूमत की एजेंसी। दे आर वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट बट दे आर अबव द गवर्नमेंट। दे आर नॉट अबव द गवर्नमेंट। दिस इज़ ऑल अपनी नाहलियत की बात कर रहे हैं। खुद नाहल हैं, इस काबिल नहीं है कि हुकूमत चला सकें, खुद करप्शन कर रहे हैं। स्केलेटन आपकी कबड़ जो है, जो स्केलेटन से भरी हुई है, चोरियां आप कर रहे हैं, चिकारियां आप कर रहे हैं, कमीशनें आप खा रहे हैं, और फिर कहें जी एजेंसी आ गई है कि एजेंसियाँ चेक रख रही हैं आपको, या फ़ौज के कहने पे या खुद ब खुद ही। तो आपकी बात में थोड़ा सा तजाद मुझे महसूस हो रहा है। देखिए, जब ISI का जिक्र हुआ और आपने काफ लीग के ऊपर दबाव की बात की तो आपने कहा ISI का दबाव था मेरे ऊपर। अब आप ये कहते हैं, देखिए बात ये ISI का दबाव, उस वक्त काफ लीग हुकूमत थी, बात सुने ना, जिस वक्त आप उसका हिस्सा उसके ऊपर दबाव की बात कर, 2002 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। दबाव की मैं तब बात कर रहा हूँ कि जब एक सरबराह मुमलिकत जो वर्दी में था उसके मतहत थी ना, वो उसके कहने पे कर रहे थे। जब नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया तो IB को इस्तेमाल किया, जब बेनज़ीर ने इस्तेमाल किया IB को इस्तेमाल किया। ये आज जो ब्रिगेडियर इम्तियाज़ और मसूद शरीफ और मलक मुमताज़ आके TV पे बातें कर रहे हैं, कहाँ से हैं सब? इन्हीं एजेंसियों से आए ना। कौन काम लेता रहा उनसे? अच्छा, आपने मौजूद छेड़ा। ये फरमा दीजिए, आपके ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने जो अचानक एक पिंडोरा बॉक्स खोला है, क्या मकासद इसके पीछे हैं या सच्चाइयाँ क्या हैं? मतलब उनको कहीं इल्हाम हुआ है कि भाई मैंने अब हक़ाइक़ सामने लाने हैं, वो ला रहे हैं। हर किसी हक़ाइक़ लाने हैं, हाँ, जो वो कह रहे हैं, मैं उनके मुताबिक कह रहा हूँ। मैं तो उनके मुताबिक कह रहा हूँ। जिसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए हैं वो प्रूव करें। जिस दिन मेरे ख़िलाफ़ लगाएगा मैं प्रूव करूँगा कि सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। आप ज़ाती तौर पर ब्रिगेडियर इम्तियाज़ को एक ऑनेस्ट आदमी समझते हैं? मैं आप मेरे साथ उनके कभी कोई करीबी ताल्लुक़ रहे ही नहीं। मेरे ख्याल है मेरे को 15-20 साल ज़िया-उल-हक को शहीद हुए हो गए। उनके कोई शहादत के कोई 3-4 मरतबा मेरी उनकी मुलाकात हुई होगी। अब तो 12-13-14 साल से मेरी उनसे मुलाकात ही कभी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में आप कराची वालों से पूछें। आप पाकिस्तानी हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, ताल्लुकात तो आपके सबसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात। राय आपकी क्या है उनके बारे में? राय तो सियासत कर रहे हैं, जमहूरी तरीके से कर रहे हैं, अपने जमहूरी तरीके से कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं। अच्छे बुरे तो ये तो मतलब वक्त बताएगा कि अच्छे हैं कि बुरे। मैं दोस्त मेरे साथ बहुत हैं। ताब भाई की मैं इज़्ज़त करता हूँ, मेरे साथ वो मेरी इज़्ज़त करते हैं। इसी तरह बाकी जितने हैं, बाबर गौरी हो गए, इनके जितने अदर रिजवी हो गए, फ़ारूक सितार हो गए, उस ज़माने में मेरे वाले के ज़माने में मेयर हुआ करते थे यार कराची के। तो हमारे ताल्लुकात तो इनसे बहुत पुराने ताल्लुकात, बहुत पुराने ताल्लुकात इन सब के साथ, पुराने और खुशगवार, और अपना समझते हैं हम इनको। अच्छा, ये फरमा दीजिए ज़िया-उल-हक साहब के एक पाकिस्तान की सियासी तारीख़ मुख्तलिफ रंग बदलती रही है, मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ शक्लें उसकी हैं, जमहूरियत कभी कभी माशाल्लाह। ये फरमाइए कि आप उस दौर में कैसा महसूस करते हैं पाकिस्तान को, इस यानी वो जो डिसीजन का दौर था 9/11 के बाद का, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की, आप चूँकि समंदर पार पाकिस्तानियों के वज़ीर भी रहे, क्या पोजीशन है अब बाहर दूसरे ममालिक में? ठीक नहीं है, वक़ार वो नहीं है, इज़्ज़त वो नहीं है, और हमारी अपनी गलतियों की वजह से हमें ये भुगतना पड़ा सारा कुछ। क्या आप समझते हैं कि वो पाकिस्तानी जो बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को रेमिटेंस की शक्ल में भेजते हैं,
वो किस किस्म के मसाइल का शिकार हैं और उनके मसाइल कैसे उनके हल किए मसाइल जाएं? तो हर एक को मालूम है कि उनके क्या मसाइल हैं, उनकी लुक आफ्टर भी करना चाहिए। लेकिन अफसोस के जिनके सहारे हम इस मुल्क को चला रहे हैं हम उनका ख्याल नहीं रखते। सही बात मैं आपको जो है वो हकीकत बता रहा हूँ। उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और हुकूमत को भी चाहिए कि उनका पूरा ख्याल रखे। एक पूरी मिनिस्ट्री बनाई हुई है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है। काम कुछ भी नहीं हो रहा, चोरी चकारी, ज़मीनें ले ली, बेच दी। एक हाउसिंग स्कीम शुरू की थी, वो अभी तक लिटिगेशन में गई हुई है। उसके अलावा क्या किया? ग्रीन कार्ड ले लो, $100 देकर बेचारे को यहाँ आके फिर भी धक्के खाते रहते हैं। एयरपोर्ट से निकलते हैं, डाका पड़ जाता है। तो कोई उनको सिक्योरिटी नहीं दी, कोई उनको हाउसिंग फैसिलिटी। यू वर द मिनिस्टर ऑफ दैट। उस ज़माने में हमने कोशिश की बहुत कुछ करने की और किया भी। कम से कम और कुछ नहीं तो जो चोरी चकारी हो रही थी उसको रोक के उसका हिसाब ज़रूर लिया। अच्छा नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं। हमारी बात हो रही है एजाजुल हक साहब से। ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, हमारी बात हो रही है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से। ब्रेक से कबल मैंने सवाल किया कि समंदर पार पाकिस्तानी, उनका क्या पाकिस्तान के साथ मुस्तक़बिल है, पाकिस्तान के हवाले से, यहाँ के हालात के हवाले से उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना होता है। वो जवाब अपने एजाजुल हक साहब से सुना। मैं अब ये इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि वो इंडिया है, इंडिया एक ऐसा मुल्क है कि जो अपने तमाम लोगों को, बैरून मुल्क जो उनके लोग हैं उनको सपोर्ट करता है हर सतह पर। वहाँ पे उनके सफारत खाने काम करते हैं अपने लोगों के लिए। आप इस यानी समंदर पार पाकिस्तानी की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे आप, और आपने उस हवाले से काम किया। कभी आपने उन सफारत खानों के हवाले से उनको देखा, उनकी कारकर्दगी को कभी आपने मॉनिटर करने की कोशिश की? हाँ देखा, कोशिश भी की। कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज़ होते हैं हर सफारत खाने में, जहाँ पाकिस्तानी की तादाद है 95% या 96% तो जाते हैं वो सिफारिशों से। या वज़ीर आज़म का आदमी होगा जिस तरह आप भिजवा रहे हैं बाहर, या वो किसी मिनिस्टर का रिश्तेदार होगा या कोई और ताल्लुकदार होगा। तो इस वजह से फिर वहाँ जाके वो अपने मुफादात के लिए तो काम करते हैं, मुल्क के मुफादात के लिए नहीं करते। हिंदुस्तान की आपने बात की, हिंदुस्तान के सिस्टम जो हैं, क्योंकि जमहूरियत वहाँ बहुत पुरानी है और इतने हालात वहाँ भी अच्छे नहीं है जितने दूर से हमें नज़र आते हैं। वहाँ भी मतलब गुर्बत बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, लाकानूनियत भी बहुत है, मतलब हर किस्म की मुश्किलात हैं। लेकिन सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस इन प्लेस हैं, यानी जो हम नहीं कर सके अभी तक। हमारे यहाँ इंडिविजुअल्स के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है, उनके यहाँ इंस्टीट्यूशंस के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। वो चाहे उठा के एक मनमोहन सिंह को, जो चला हुआ कारतूस है, बिठा देंगे तो वो चलता रहेगा। हमारे यहाँ आप बाहर से इंपोर्ट करके लाएंगे तो वो भी फेल हो जाएंगे। तो ये हमारा और उनके फ़र्क ये है कि उनका सिस्टम जो है वो चल रहे हैं, हमारे सिस्टम चल नहीं रहे। इसमें जब तक आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे, मेरिट नहीं लाएंगे, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं करेंगे, तो ये इसी तरह मामला जो है वो चलते रहेंगे। अच्छा, अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, ये तो सारे लोग जानते हैं, हर आदमी की ज़बान पर ये बात है। ये फरमा दीजिए कि वो ब्लैक वाटर के हवाले से खबरें आ रही हैं, बड़ा अफसोसनाक है। ये फरमा दीजिए कि मरीन्स के हवाले से खबरें आ रही हैं, ये सब क्या? ये सब हो रहा है, मतलब कि खबरें क्या आ रही हैं? मतलब जब कहीं धुआं निकलता है तो आग तो लगी होती कि नहीं। यानी 1000 से ज़्यादा पाकिस्तान में ये ब्लैक वाटर जिसको कह रहे हैं, मरीन्स हैं, ये बेसिकली CIA के एजेंट हैं सारे। ये आके यहाँ इन्होंने पूरे इस्लामाबाद पे कब्ज़ा किया हुआ है, हयाताबाद पे कब्ज़ा किया हुआ है, लोगों के घर ले रहे हैं। एम्बेसियाँ जो हैं वो ख़ुद सड़कें बंद कर देती हैं यहाँ पर, मतलब अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठा के बैरियर लगाए थे, हमें पता ही नहीं होता। तो कानून किसका यहाँ चल रहा है? अच्छा, मैं पहली बात ये चैलेंज करता हूँ हुकूमत को, आप ये सवाल पूछिएगा जाके, अगर हुकूमत ये बता दे कि कितने लोग यहाँ आए हुए हैं और कहाँ से उन्होंने वीज़े लिए, मैं कहता हूँ मुझे जो सज़ा देनी है। इनको यही नहीं पता, क्योंकि वो हमारी एम्बेसी से वीज़े लेते ही नहीं, बगैर वीज़े के आते हैं। अच्छा, ये मरीन्स और ये मैं कह रहा हूँ आप हुकूमत से पूछिए, लोग हैं, हाँ, बगैर वीज़ों के कैसे आ रहे हैं? आ रहे हैं, उनके जहाज चार्टर्ड फ्लाइट जो आ रही है उनकी, चार्टर्ड फ्लाइटें आती हैं, यहाँ उतार के चली जाती हैं, बाद में कोई पूछने वाले ही नहीं। अच्छा, ये भी आ रही हैं उन्हीं फ्लाइट के बात कर रहे थे ज़ियाउल हक के ज़माने की, पूरे अफगान जहाज़ में एक अमरीकी को यहाँ पाँव रखने की इजाज़त नहीं ज़मीन पर। लेकिन अफगान जहाज़ को तो सपोर्ट ही अमरीकियों ने किया। अमरीकियों ने सपोर्ट किया 1981 के बाद, आगे कैश में किया होगा, काइंड में किया होगा, बंदूकों के ज़रिए किया होगा। वो जो मिसाइल मारते थे नीचे से, क्या कहते थे इनको,
हेलीकॉप्टर्स को गिराने के लिए, स्टिंगर उनसे किया होगा, लेकिन कोई ट्रेनर नहीं आया, कोई उनका बाशिंदा पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं उतरा, किसी ने आगे यहाँ पे कोई अड्डा नहीं जमाया। और एक अमरीकी सफ़ीर ने कोशिश की थी जिहाद ख़त्म होने के बाद उन मुजाहिदीन को मिलने की पेशावर में, तो जैसी ही इन्फॉर्मेशन मिली जनरल ज़िया-उल-हक को, उन्होंने कहा उसे जाके बता दो कि अगर आगे गया तो वापस नहीं आएगा। तो नौशहरा से उसने वापस आके मेरे सामने यानी आर्मी हाउस में आके माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती होगी, मैं नहीं करूँ। ये पुकार था पाकिस्तान में। अब जो मरीन्स हैं, जो ब्लैक वाटर के लोग हैं पाकिस्तान में, और भी दुनिया भर की एजेंसियों के लोग पाकिस्तान में अपनी अपनी साजिशें कर रहे हैं, क्या होता देख रहे हैं आप? यानी मैं तो कह रहा हूँ हमारी सोवरेनिटी पे जितना बड़ा अभी दाग और धब्बा लग गया, हमारी आज़ादी खुद मुख्तारी पे, इसको धोने के मुझे तो समझ नहीं आ रही। यानी दुनिया की तारीख में ये पहला वाक़या होगा कि 200 मकानात कोई एम्बेसी वाला किराए पर ले रहा हो कि हमारे लोग यहाँ पे ठहरेंगे। 200 मकानात बैक वक्त एक ही शहर में, तो ये मैंने आपको बताया ना कि इस वक्त 1000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, आधे पेशावर में, आधे तरबेला में, आधे इस्लामाबाद में। पुलिस वालों को यहाँ उन्होंने चौकियों पर रोक के मारा, उसकी बेल्टें उतार के फेंक दी, उनके कपड़े फाड़ दिए। महज़ब ख़वातीन को, हमारी मुस्लिम लीग की एक खातून थी, उसको रोका, उसके साथ बदतमीज़ी की उसने। यानी ये जब मुल्क के साथ होने लग जाए, और सदर मुमलिकत जो है वो ऐसे दौरों पे जा रहे हैं जहाँ ना उनको वहाँ का वज़ीर आज़म मिलता है ना सदर मिलता है। उनके आने जाने देखें आप, कभी चाइना बैठे हैं, कभी लंदन बैठे हैं, कभी दुबई बैठे, हिसाब किताब करने के लिए। मेरे ख्याल आपने सपोर्ट किया था, उनको वोट किया था कि नहीं? नहीं, मैं तो असेंबली में था नहीं, अगर मैं होता तो मैं कभी भी वोट ना देता। यूनानिमस वोट दिया उन्होंने वज़ीर आज़म के लिए। वज़ीर आज़म बेचारा बेख्तियार है। नहीं, मैं वो वाली सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, असेंबली में तो मुझे पता है। हाँ। ये फरमा दीजिए, आपके मोरली आप जाहिर है कि आपकी दोस्तियाँ तो सबसे हैं ना? नहीं, मेरी दोस्ती सबके साथ है, लेकिन ये कोई मतलब बात करने की मैं कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से कह रहा हूँ कि अब जब आपका वक़ार नहीं है मुल्क का, तो आपका की सोवरेनिटी नहीं है, आपकी खुद मुख्तारी नहीं है, आपकी आज़ादी नहीं है, और आप शर्मिंदा फिर रहे हैं। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बनाए हुए, एक पैसा देने को कोई तैयार नहीं। 30 लाख लोग बेघर हो गए, एक जहाज़ बैरून मुल्क का नहीं उतरा। यहाँ अर्थक्वेक आया था तो आपने देखा कि यहाँ तीनों चारों एयरपोर्ट्स हमारे जो हैं, यहाँ जहाज़ उतरने की जगह नहीं थी। इस्लामाबाद से कराची जाते थे जहाज़, फिर जब जगह खाली होती थी वापस आती थी। डॉक्टर कदीर के बारे में आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कदीर हमारा हीरो है पाकिस्तान में। लेकिन हीरो तो कैदोबंद में है। कैदोबंद में जिन्होंने डाला हुआ है, ये उनसे पूछेंगे क्यों डाला हुआ है उन्होंने। मैं तो समझता हूँ उसको आज़ाद होना चाहिए। आपने एहतजाज तो कभी नहीं किया? बहुत किया, उनको मालूम है, डॉक्टर कदीर को मालूम है। मैं तो चीफ जस्टिस भी वैसे तो वज़ीर एहतजाज किया था हमने। जब चीफ जस्टिस को निकाला, जब बहाल किया, मैंने मुबारकबाद दी उनको। लाल मस्जिद का असल किस्सा क्या है सर? लाल मस्जिद का किस्सा इन फौजियों से पूछो जिन्होंने ऑपरेशन किया। हम तो मैं कैजुअल्टीज़ की बात कर रहा हूँ। कैजुअल्टीज़ का मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे ख्याल में जो फिगर्स दे रही है हुकूमत वो सही है। हुकूमत जो दे रही है वो ठीक है, जो जमात इस्लामी दे रही है? जमात इस्लामी को कुछ पता नहीं। जमात इस्लामी का ना उनसे ताल्लुक़ था, ना उनके वो करीब थे, ना वो उनको अपनी मस्जिद में जाने देते थे, ना वहाँ उनको एहतजाज करने देते थे। फजलुर रहमान साहब? नथिंग। फजलुर रहमान साहब तो मैं यहाँ आग लगी हुई थी मुल्क के अंदर लाल मस्जिद के हवाले से, वो जाके लंदन में बैठे हुए थे। उनकी क्या बात कर रहे हैं? बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में कौन, वैसे कोई आपका अपना सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? FIR किसने नहीं कटवाई? मैं सवाल कर रहा हूँ, जो बेनिफिशरी हैं उनसे पूछें। हर मामले में ये होता है कि बेनिफिशरी कौन है, वो ज़रूर मुलव्वस होगा या कवर अप में होगा। FIR क्यों नहीं कटी आज तक? पाकिस्तान की हुकूमत ने ख़ुद तफ्तीश क्यों नहीं की? पाकिस्तान की पुलिस ने क्यों नहीं की? पाकिस्तान के इदारों ने क्यों नहीं की? अक़वाम मुत्तहिदा में इतना अरबों रुपए देने की क्या ज़रूरत थी इसके लिए? तो बड़ी अफसोसनाक हमारी तारीख़ का एक हिस्सा है, ये बाब है। नहीं तो आप थोड़ा सा बताइए ना, कौन है बेनिफिशरी? बेनिफिशरी वही होंगे जो आज हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिनके हिस्से उनके पैसे आया, जिनको इंश्योरेंस मिलेगी, जो उसकी जगह आज हुकूमत में बैठे हुए जितने भी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम फिर कर क्या रही है पाकिस्तान? कुछ भी नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने आज तक कभी कोई चीज़ रिजॉल्व करवाई? आप एक मुझे बता दें निशानदेही करके, सिवाय इसके कि बर्बादी जहाँ नहीं हो। अफ़गानिस्तान को तबाह करवाना हो, इराक़ को तबाह करवाना हो, तो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन आ जाएगी। तहकीकात में कभी एक किस्सा बता दें 60 साल तारीख़ में अक़वाम मुत्तहिदा की कि उन्होंने ये चीज़ रिजॉल्व करवाई हो या कहीं जाके तहकीकात करवाई हो। वो तो पाकिस्तान की तारीख़ में भी ऐसा कोई वाक़या नहीं है कि जिसके हक़ाइक़ सामने लाए गए हैं उन लोगों। क्यों? परवेज़ मुशर्रफ के नहीं हुआ?
शौकत अजीज़ का नहीं हुआ? ये तो जिंदा लोगों की बात कर रहा हूँ। जिंदा की बात कर रहा हूँ ना, यही तो अफसोस की बात है। मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का आप मुझे बता दीजिए, खुद आपके वालिद ज़ियाउल हक के कत्ल का बता दीजिए। मैं तो हर किसी का बता सकता हूँ। मुझे बताइए कि कोई एक मामला रिजॉल्व ना करें, मैं तो हर एक का बता देता हूँ। मैं ज़ियाउल हक साहब का मैं बता सकता हूँ कौन थे पीछे। बताइए ना, फिर नाम लीजिए। वो बताएंगे जब वक्त आएगा। तो आप जानते हैं बहुत कुछ, ये बिल्कुल आसिफ अली ज़रदारी जैसी बात आप कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि मैं बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को जानता हूँ लेकिन नाम नहीं लूँगा। छापा नहीं ना, आप तकबीर उठा के देख लें, एक रिपोर्ट उसके अंदर छप चुकी है। जस्टिस शफीर रहमान की रिपोर्ट पढ़ लें, उसके अंदर जाके कोई और रसाला पढ़ लें पाकिस्तान का। हमने तो सारी चीज़ें उनको दे दी थी, छप चुकी हैं, ऑन द रिकॉर्ड हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ तो मीर मुर्तज़ा को किसने मारा? वज़ीर आज़म कौन था? वज़ीर आला किसका था? यानी आप ये कह रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो जो बहन थी मीर मुर्तज़ा भुट्टो की, बहन होगी या उस बहनोई होगा, कोई ना कोई तो होगा ना बीच में। तहकीकात क्यों नहीं हुई उसकी? एजाज़ुल हक ने करवानी थी या नवाज शरीफ ने करवानी थी, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे या उनके मुखालिफ थे? आप बताएं किसने करवानी थी तहकीकात? फिर जो जिंदा हैं, शौकत अजीज़ के कातिल भी पकड़े गए, मुशर्रफ के कातिल भी पकड़े गए, उनको फांसी भी लग गई। ठीक, एडमी असासे महफूज है हमारे, अल्लाह का करम है। ये जो इतने सारे मरीन्स की आप बात कर रहे हैं, ब्लैक वाटर्स की बात कर रहे हैं, पता ही कुछ नहीं। मरीन सबसे इग्नोरेंट कौम ये अमेरिकन है। ये तो हमारी हुकूमत की बेगैरती, मैं कहता हूँ इसको, गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बेशर्मी है, क्योंकि ये मुताजी का निशानी है, ये ग़ुलामी की निशानी है जो ये लोग कर रहे हैं। तो मुल्क की मईशत किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? मुल्क की मईशत उसी तरह जा रही है जिस तरह ये हुकूमत लेकर जा रही है। जब लोग एक ट्रक खड़ा होगा आटे का और एक चीनी का और 1000 लोग खड़े होंगे, मेरी माएँ बहनें दुपट्टे ज़मीनों पे गिरे होंगे, उनको डंडे पड़ रहे होंगे, तो मईशत किस तरफ जा रही है? आम आदमी का क्या हाल फ्यूचर? आम आदमी का कोई पुरसाने हाल है। आम आदमी बेहस हो चुके। आम आदमी को कोई फ़िक्र नहीं है कि कौन पीपल्स पार्टी है, कौन नून लीग है, कौन नवाज शरीफ है, कौन जरदारी है, कौन चौधरी शुजात है, कौन एजाज़ुल हक है। अब अगर आम आदमी खड़ा होगा तो अपने लिए खड़ा होगा और इंशाल्लाह खड़ा ज़रूर होगा। ठीक, तब्दीली आएगी। क्या ये चौधरी, क्या ये जागीरदार तब्दीली ला सकते हैं? वडेरे तब्दीली ला सकते हैं? कभी भी। कैसे ला? हमारा अलमिया ही है सबसे बड़ा। कैसे आएगी तब्दीली? सर तब्दीली आएगी जब अवाम खड़े होंगे। लीडरशिप नहीं है तो कैसे खड़े होंगे? अवाम खुद ही खड़े होंगे। अब जब हड़तालें होती हैं शहरों के अंदर, फैसलाबाद होगी, हारूनाबाद होगी, मेरे हल्के में होगी, कोई लीडर नहीं होता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, लोग खुद खड़े होते। वो दिन आएगा जब लोग खुद लगेंगे आगे। जैसे असगर खान को कौन जानता था? तो 40-40 मील लंबा जुलूस लीड करता था वो। मुफ्ती महमूद को कौन जानता था? वो बहुत बड़े लीडर तो नहीं थे। कोई अल्लाह का बंदा उठेगा ज़मीन से और सारी कौम उसके पीछे लगेगी। सर, बलूचिस्तान की सूरत हाल और अकबर बुगटी के कत्ल के बारे में क्या राय है आपकी? बहुत ज़्यादती हुई है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो गलती थी परवेज़ मुशर्रफ की, वो एक अकबर बुगटी की थी, एक लाल मस्जिद की थी, जो मैं समझता हूँ कि बड़े साने थे इस मुल्क के। गलती तो चीफ जस्टिस के बारे में भी हुई थी, लेकिन वो चलो इतनी बड़ी उसको गलती नहीं कह सकते। उसकी वजह से बहुत कुछ अचीव किया मुल्क ने, लेकिन ये दो बहुत बड़े साने थे। चीफ जस्टिस को हटा के मुल्क ने बहुत कुछ अचीव किया, उसको वापस लाकर। उसके लिए हर किसी ने जद्दोजहद की। अंदर से बैठे हुए परवेज़ मुशर्रफ के साथी जो थे उन्होंने भी की, चौधरी शुजात ने भी कोशिश की, एजाज़ुल हक ने भी की, अपनी अपनी जगह हर एक ने की। ठीक है, बलूचिस्तान के बारे में? बलूचिस्तान के हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है और हुकूमत को उसकी कोई वो नहीं है, पल्स का पता नहीं है, ना उनको ख्वाहिश है। वो समझते हैं कोई 5 अरब का या 20 अरब का पैकेज दे देंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे। ये तो कैंप लगाना चाहिए वहाँ जाकर, वज़ीर आज़म को बैठना चाहिए वहाँ जाकर, लोरालाई जाना चाहिए, उनको सिब्बी जाना चाहिए, उनको जैकोबाद जाना चाहिए, उनको मस्तूंग जाना चाहिए, उनको चागी में जाना चाहिए। वहाँ जाके बैठ के देखें, लोगों से मिलें। पाकिस्तानी है वो, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रिंस ऑफ कल्लात की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है लिबरेशन की, वो ऐसी है, क्या पहले आज से नहीं हो रही है, बहुत अरसे से हो रही है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आप बलूचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। इन लोगों के जो है ना वो गले उतरने चाहिए, जो ये 300-400-500 लोग मेरे समेत हैं, जो इस मुल्क के समझते हैं हम कि हम इस मुल्क के जो है कंट्रोलर हैं या हम इस मुल्क के जो मालिक हैं। आप समेत 300-400-500 लोगों के गले काट देने बिल्कुल। यू आर रेडी फॉर दैट? आई एम रेडी फॉर। अच्छा, ये तो माशाल्लाह बड़ी बात। मुझे अफसोस के साथ है ना, देखिए मैं तो अब मुझे कोई शौक़ नहीं है सियासत का ना। मैं तो अगर कोई सच की बात होगी, हक़ायक़ होंगे, वो सामने ला रहा हूँ, लिख के भी ला रहा हूँ, बोल के भी ला रहा हूँ। मैं अगर MNA नहीं बनूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। इस महंगाई, बेरोज़गारी, पाकिस्तान को एक इस्लाम का किला होना चाहिए जिस मकसद के लिए बना था। अच्छा, सरहद में ANP की हुकूमत है और सरहद ही सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है इस वक्त। क्या आपकी राय है सरहद की सूरत हाल के बारे में और क्या सबब क्या है उसका? वो अब वो ANP नहीं है जो पहले ANP थी, जिसके कोई नज़रिया होता था। अब वो ANP है जो जिसके सरबराह जाके ब्लेयर हाउस में बैठते हैं, उनके सरकारी मेहमान होते हैं अमेरिका के, और उनके कहने पर मामला तय करते हैं। सरहद में जो कुछ हो रहा है वो ANP अमेरिका की मर्जी से कर रहा है, बिल्कुल 100%, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। कोई रेजिस्टेंस। अच्छा, चूँकि आपका ताल्लुक मजहबी जमातों से और एक थोड़ा सा सपोर्ट आपका इंक्लाइंट वहाँ रहा है, थोड़ा सा टिल्ट रहा है, क्या कहते हैं आप पाकिस्तान में जो तालिबान बने, जिन्हें पाकिस्तानी या मकामी तालिबान कहा गया, इनके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, ये एक फिनोमेनन है। इसमें कोई 15% दीन का हिस्सा है, या दीनदार लोगों का कह लें, जो एक जज्बे के तहत समझ रहे हैं कि हम वाकई में कोई शरीयत नाफिज कर देंगे, तब्दीली लाएंगे। बाकी इसमें वो लोग हैं जिनका कोलेटरल डैमेज हुआ, जिनको ड्रोन हमलों ने मारा, जिनको हमारी फ़ौज ने मारा, वो खड़े हो गए, जिसकी माँ, बहन, बीवी, बच्ची अल्लाह को प्यारी हो गई, जिसका घर मसमार हो गया, वो खड़ा हो गया बदला लेने के लिए। और बाकी इसमें जो है सारे बदमाश कह लें, मिसक्रिएंट्स कह लें, लुटेरे, ठग, भत्ता लेने वाले, ये सब तालिबान में शामिल हैं। ये शामिल हो गए। एक वो फिनोमेनन बनता है ना तालिबान का। और ना इनका कोई जहाद अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ है, ना इसको आप कोई कोरिलेट कर सकते हैं, ना इनका अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना उनके साथ आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि पख्तूनों की एक रवायत है कि ये जो कब्ज़ा हुआ है अफ़गानिस्तान पे, इसको ख़त्म होना चाहिए। और वो पाकिस्तान में इसलिए कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि हम जो हैं वो अमेरिका के एतहादी हैं, और इसलिए ये मामलात हो रहे हैं। और दूसरी अहम बात जो है कि अमेरिका ने, बरतानिया, अमेरिका, नेटो ने इस लड़ाई को शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तान माजी की तारीख को, अफ़गान वॉर 1848 की, 1872 की सामने रखते हुए बरतानिया ने इनको ट्यूशन दी है, और इन्होंने इस वॉर को शिफ्ट कर दिया पाकिस्तान में। अगर ये यहाँ शिफ्ट ना होती तो आज नेटो की फोर्सेस अफ़गानिस्तान से जा चुकी है। ठीक, सवात का जो ऑपरेशन हुआ उसके बारे में आप मुतमईन नहीं, ठीक हो गया और अब वहाँ अल्लाह करे आइंदा भी हालात ठीक हो जाए। हम मुतमईन है, अमन होना ऑपरेशन को सपोर्ट किया आपने? बिल्कुल। मतलब इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ और ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं जो गवर्नमेंट यानी हुकूमत और मुल्क के फेवर में जा रहे हैं। हुकूमत ने, देखिए, ये जो ऑपरेशन हुआ जो सवात की हद तक तो ठीक हुआ, और आइंदा भी मैं समझता हूँ कि जब वहाँ पूरी तरह से अमन आ जाएगा, हम कहेंगे ये हम मुतमईन हो जाएंगे। क्योंकि इतनी ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल करना, साथ साथ पॉलिटिकल मामला तय ना करना, तो वो मामला आगे चलते नहीं हैं। भारत ने एक नया शोशा छोड़ा है कि उनकी जो एटमी धमाके थे 1998 में, वो नाकाम हो गए। सही है ये बात? भारत इस किस्म के शोशे छोड़ता रहता है। वो अब एक न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो चुका है। अमेरिका का सबसे बड़ी ज़्यादा एडवांटेज जो है 9/11 के बाद, वो भारत ने ली। हम वो पोजीशन अख्तियार नहीं कर सके कि हम वॉर अगेंस्ट टेरर में फ्रंट लाइन बन के अपने आप को टेररिज्म के हवाले कर दिया, दहशतगर्दी के। भारत ने उससे पूरा मुफाद उठाया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले ली उनसे। सिविल निकल इत्तेहादी सिविल, वो सिविल ही कह रहे हैं, सिविल विविल कोई नहीं होता यहाँ। ये सब मतलब वो बिजली घरों के लिए होंगे तो वो बिजली घर से सब कुछ निकलता है। बिजली होती है ना जो उसके अंदर भी चलती है, एटॉमिक मामलात के अंदर। और पैसों के लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से, अपने डिफेंस के लिहाज से सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत ने उठाया। सर, कश्मीर का क्या मुस्तकबिल है? कश्मीर का मुस्तकबिल इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। और ऐसा होता नज़र आ रहा है, जबकि ये भी कहा जाता था कि मुशर्रफ के दौर में यू टर्न लिया गया कश्मीर पॉलिसी पे, और वो उस पर इत्तेफाक राय है। मुशर्रफ ने यू टर्न नहीं लिया, वो आउट ऑफ द बॉक्स फार्मूले ज़रूर देता रहता था हिंदुस्तान को ऑफ गार्ड करने के लिए, कि वो चाहते थे कि हिंदुस्तान को इधर से निकालूं कि ये हमारे आइन का हिस्सा, हमारा टू टंग है। तो उन्होंने उसमें वो कामयाब हो गए। उस टू टंग से उनको कम से कम निकाल के उन्होंने बातचीत शुरू करवा दी, और फिर जहाँ ज़रूरत का मुजाहरा करना था वो भी किया आगरा में उन्होंने। बाकी उनकी पॉलिसीज़ के मैं हक़ में नहीं हूँ, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान के मुकाबले में और कश्मीर के मामले में दो टोक राय थी। ठीक, आपका बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब। नाज़रीन, एजाजुल हक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ये सारी गुफ्तगू खुली बातें की इन्होंने, बहुत अपने
एतबार से, अपने हवाले से इन्होंने सच्ची सच्ची बातें की हैं। ये सारी गुफ्तगू आपके हवाले, आप सोचिए इस गुफ्तगू में कहाँ सच्चाई है और कहाँ झोल है। मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।